हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ने इतनी बात आपके साथ कर रही थी, अलंकारों पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। और अलंकारों में मैंने आप लोगों से कहा था 3 तरह के अलंकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी आपके उत्प्रेक्षा, श्लेष और यमक की बात हो चुकी थी। आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है उसमें से अगर आप लोग देखेंगे तो जो मैटर उसमें दिया हुआ है वो आपके लेवल के लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग अगर उसमें से पढ़ते हैं तो। और मैं आप लोगों से कह रही हूँ 9 से 12 तक की जो व्याकरण की बुक आ रही है आप लोगों की, ज़्यादातर एग्जामिनर मैटर उसी में से पूछता है। तो व्याकरण के लिए आप लोगों को ज़्यादा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कर रहे होते हो, कई बार जितने भी चीज़ें व्याकरण से रिलेटेड है वो पासबुक में देख रहे होते हैं और एग्जामिनर उनमें से रेयर कभी दे रहा होता है। ऐसा नहीं कहती मैं देता नहीं है, दे रहा होता है उसमें से भी, पर उसमें से चांसेस कम बनते हैं। जैसे लास्ट साल के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं आप लोगों से, तो लास्ट साल के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन व्याकरण रिलेटेड आए वो सारे के सारे 9 से 12 तक की जो आपकी व्याकरण की बुक है उसमें से आए। अब 9 से 12 की व्याकरण की बुक आप लोग सोच रहे हो कौन सी बुक है, क्या है, तो इस पे मैं आप लोगों से बात करूं। ये आप लोगों के 9 से 12 तक की बुक है, इसको कहते हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। ये आपके 9 से 12 में चल रही होती है। ज़्यादातर आप लोग खरीद ही नहीं रहे होते हैं इस बुक को, पर अगर आप लोग देखेंगे तो इसी बुक में से एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा होता है और फिर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, आप लोग क्वेश्चंस को गलत करके आ रहे होते हैं, कहाँ से पूछ लिया, हमने तो सब कुछ पढ़ा था फिर भी उसमें से नहीं आया। लास्ट साल ऐसा हुआ है बच्चों के साथ कि बच्चों ने पासबुक को खूब रटा, उसमें इससे तो पता नहीं कितने गुना ज़्यादा मैटर दिया होगा, सबने वो पढ़ा पर किसी ने भी इसको नहीं पढ़ा और अफसोस कि ज़्यादातर लोगों के गलत हुए क्वेश्चंस। तो मैं कहती हूँ व्याकरण का बहुत कम और सफिशिएंट मैटर दिया हुआ है इसमें, जो आप लोगों के लगभग इसमें से निकल रहे हैं। मैं ये कहती हूँ एक बार आप लोग पासबुक का भी रिवाइज कर लो, देख लो एक बार इससे, क्योंकि आपकी वोकेबलरी साउंड होती है, नुकसान तो वो भी नहीं करता, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन विद एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ निविदा सूचना आपसे पूछ लेता है कई बार, तो वो ऐसे केस जैसे इसमें दिया हुआ है वो ऐसा कैसा पूछ लेता है, कई बार निबंध ऐसे कैसा पूछ लेता है, कई बार आपको पारिभाषिक शब्दावली इसमें दी हुई है वो की वो पूछ लेता है। तो वही पूछेगा, इसके बाहर तो पूछ ही नहीं सकता ना जो कोर्स में होगा। तो पासबुक में तो और भी बहुत सारा एडिशनल मैटर होता है, उसमें से पूछे ज़रूरी नहीं है, पर इसमें से पूछेगा ये 100% श्योर है। तो आप इसके मैटर को प्लीज़ यहाँ से मैटर प्रिपेयर करिए। लगभग हमारी ग्रामर कंप्लीट होने वाली है। मैंने कहा 2 ही टॉपिक बच रहे हैं उसमें, एक मैं आप लोगों से मैंने कहा था पारिभाषिक शब्दावलियाँ करवाऊंगी और दूसरा मैंने कहा था आप लोगों के जैसे निविदा सूचना है, विभिन्न प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र हैं वो पत्र मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी आपकी ग्रामर कंप्लीट हो चुकी है। मैं रचना पे आऊँ उससे पहले मैं 2 टॉपिक आपके कंप्लीट करवा रही हूँ। अलंकार का शेष बचा हुआ पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जितना भी मैटर आप लोगों से मैं बातचीत कर रही हूँ उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, हालांकि वैसे प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। किसी भी स्टूडेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं जिसने ये पूछा हो कि हमें व्याकरण रिलेटेड या हिंदी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप बताइए। शायद हो सकता है उनको सब समझ में भी आ रहा हो एजुबेश। पर जब आप लोग आएंगे, ध्यान रखिए, जब आप लोग स्कूल आएंगे, जब भी स्कूल ओपन होंगे और आप स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों से वो सारा मैटर पूछने वाली हूँ। इसका मैं एक टेस्ट लूँगी जिसको बेसलाइन टेस्ट बोल रहे हैं। जितना भी मैटर मैं आप लोगों को यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में करवाऊँगी वो सारा का सारा मैटर मैं टेस्ट में आप लोगों से चेक करूँगी कि आप उसको कितना प्रिपेयर कर पाए। ओके, तो हम लोग आगे बात करें अलंकार पे, तो हमने कह दिया कि श्लेष और यमक पे मैं बात कर चुकी हूँ। तो आगे के बचे हुए जो रिमेन आप लोगों के अलंकार हैं उन पे मैं बात करूँ। रूपक में हम लोग ये कह रहे हैं कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप में दर्शाया जाता है, मतलब है नहीं, साफ साफ नहीं करके अभेद, उसका कोई भेद नहीं है, उस रूप में उसको दर्शाया जाता है, उसमें रूपक अलंकार की परिभाषा है। परिभाषा ये है
कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप में दर्शाया जाए तब वहाँ अलंकार हमेशा कौन सा होता है? रूपक होता है। यानी इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये परिभाषा पहली बार सुन रहे हैं या आज ही मैं करवा रही हूँ, आप सबने इस परिभाषा को खूब पढ़ा है, पर मैंने हमेशा कहा है कि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए जब आपके यहाँ लाइन दी हुई है उस लाइन में अलंकार कौन सा है। अगर आप रूपक को बहुत अच्छे से पहचानते हैं तो आप उसमें पहचान पाएंगे कि अलंकार रूपक है। रूपक के भेदों की अगर हम लोग बात करें, 3 भेद है इसके: सांग रूपक, निरंग रूपक और परम्परित रूपक। सांग रूपक है पहला, सांग रूपक। दूसरा है निरंग रूपक और लास्ट है आप लोगों का निरंग रूपक और परम्परित। निरंग रूपक और परम्परित रूपक, ये आपके रूपक के 3 भेद हैं, 1, 2 और 3। चूँकि हम लोग भेदों पे भी बात कर रहे हैं, आप अगर मैंने कहा व्याख्या के क्वेश्चन में भी आप लोग कर रहे होते हैं तो कई बार भेद दिया होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से समझ लीजिए कि आपको आराम से देखते ही पहचान में आ जाए कि यहाँ रूपक का कौन सा भेद है, सांग रूपक है, निरंग रूपक है या परम्परित रूपक है। सबसे पहले हम लोग सांग रूपक की बात करते हैं, तो हम लोग उसके पहले एक रूपक का उदाहरण देखें। इसमें आप लोग चरण सरोज पखारन लागा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग इसको नहीं पहचानते हों, इसमें आप लोगों को पता है उपमेय उपमान में अभेद रूप जो है वो दर्शाया गया है, चरण सरोज। और अगला है बीती विभावरी जागरी। विभावरी जो है वो आपका रात्रि के लिए आया है। अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। और इसी का एक उदाहरण है उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। ये सारे के सारे आप लोगों के रूपक के भेद हैं। देखिए, रूपक के भेदों के बारे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं आप लोगों को जब आप क्लास में आएंगे तब आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी। मैं यहाँ आप लोगों को हल्का सा इंट्रोडक्शन दे के छोड़ रही हूँ। इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, वो आप लोग कहेंगे कि इसमें तो जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि नागरी उषा वाला जो उदाहरण दिया मैंने आप लोगों से कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा पनघट उषा नागरी, ये एग्जाम्पल कई बार आपको लगेगा मानवीयकरण अलंकार का भी एग्जाम्पल हो सकता है, तो मैं इसके बारे में डिटेल बात आप लोगों से करूंगी। ये रूपक अलंकार है जहाँ पर उपमेय उपमान में अभेद रूप में क्या होता है, अंतर दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है, वहाँ पर अलंकार रूपक होता है। उत्प्रेक्षा की हम लोग बात कर चुके हैं, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में हम लोग ये कह रहे हैं कि जहाँ बलपूर्वक क्या किया जाए, संभावना को दर्शाया जाए, वहाँ पर अलंकार उत्प्रेक्षा होता है। अब उत्प्रेक्षा के कुछ हम लोग बात करें कि वाचक शब्द होते हैं, जैसे जनु, मनहु, तनहु, जनहु, ऐसे शब्द जहाँ पर भी आए वहाँ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से बात करूँ कि जहाँ पर संभावना व्यक्ति है, जैसे जनु, जनो, मनु, मानो, निश्चय, प्रायः, बहुधा, इव, खलु आदि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वहाँ पर अलंकार हमेशा कौन सा होता है, वहाँ पर अलंकार हमेशा उत्प्रेक्षा होता है। मतलब आप तो वाचक शब्दों को देख के ही पहचान जाना कि ये वाले जो जहाँ शब्द आ गए वहाँ पर अलंकार हर स्थिति में कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा होगा। जैसे हम लोग बाकी सारे अलंकारों के भेद देखें वैसे उत्प्रेक्षा के भी भेद हैं। उत्प्रेक्षा के भी वही 3 भेद हैं। सबसे पहले वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु की उत्प्रेक्षा जहाँ पर व्यक्त होती है वहाँ पर वस्तु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा, हेतु का मतलब जहाँ कारण होता है कोई ना कोई, वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा, जहाँ पर फल की उत्प्रेक्षा होती है, संभावना होती है, वहाँ पर फलो उत्प्रेक्षा होता है। वस्तु, हेतु और फलोत्प्रेक्षा। वस्तु, हेतु और फलो, ये सारे के सारे आप लोगों के उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं। और नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनमें
भेद मतलब क्या होता होगा। जैसे मैंने कहा वस्तु, तो वस्तुओं में क्या होना, उत्प्रेक्षा या संभावना व्यक्त करना, बलपूर्वक संभावना व्यक्त करना, वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा। जहां पर हेतु या कारण की बात होती है वहां पर क्या होता है, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जहां पर फल की संभावना व्यक्त होती है वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और वाचक शब्दों में मैंने आप लोगों से कह दिया, जनु, मनु, खलु, इव इत्यादि या निश्चय इत्यादि शब्द जहां पर इस्तेमाल होते हैं वहां पर अलंकार हमेशा कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अगला है विरोधाभास, जहां वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध की संभावना हो वहां पर अलंकार कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब विरोध नहीं है पर विरोध की संभावना है, वहां पर अलंकार कौन सा होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। और विरोधाभास अलंकार में हम लोग कह रहे हैं कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि पानी में आग लगना, अब ये विरोध की स्थिति है, इस तरीके की जहां पर भी संभावना होती है वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से बात करूं, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होए। ये कह रहे हैं कि इस अनुरागी चित्त की गति को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग श्याम रंग क्या करते आते हैं, यानी हमारा ये मन जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण में रमता आता है वैसे ही मन उज्जवल हो रहा है। अब काला रंग जब भी कहीं मढ़ा जाएगा वहां पर उज्ज्वलता जैसा कोई एहसास नहीं होता, या उज्ज्वलता हो ही नहीं सकती, वहां और काला होगा। लेकिन विरोधाभास क्या है कि काला रंग चढ़ने से, यानी श्यामवर्ण का असर होने से क्या हो रहा है, मन में कलमशता खत्म हो जाती है, मन में विराग खत्म हो जाता है, मन में जो द्वेष है वो खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, वो मन उज्जवल हो रहा है, चरित्र और अधिक अच्छा बन रहा है। तो ये कैसी स्थिति है, विरोध की स्थिति है, वहां पर अलंकार कौन सा, विरोधाभास अलंकार होता है। और अंत में हम लोग बात करें उदाहरण अलंकार। और उदाहरण अलंकार में नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर उदाहरण दिया जाए वहां पर अलंकार कौन सा, विरोधाभास के अपने कोई प्रकार नहीं है, आपके इस बुक में डिस्कस नहीं किए गए हैं, पर यहाँ पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे। तो अगला अलंकार है आपका उदाहरण अलंकार। और नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर उदाहरण देकर आपको किसी बात को स्पष्ट किया जाए वहां पर अलंकार कौन सा होता है, उदाहरण अलंकार होता है। जैसे हम लोग बात करें, पहले इसको समझ लें, एक बात कहकर उसकी पुष्टि हेतु दूसरा समान कथन कहा जाए तब वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को आपको रंग समझाना है, जैसे आपको किसी भी स्थिति को समझाना है और आपको बोला गया कि एक स्थिति ऐसी है, उसको और क्लियर करना है आपको, तो उसी के पैरेलल दूसरा उदाहरण दिया जाए तो वहां पर अलंकार कौन सा, उदाहरण अलंकार होता है। देखिए इसमें भी आप लोगों के कुछ वाचक शब्द होते हैं जिसमें मैं बात करूंगी, उससे पहले इस अलंकार में जो, जिमी, जैसे, यथा आदि वाचक समानता दर्शाने हेतु शब्द प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों से बात करूं, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होत है भान। मतलब उदाहरण आप लोगों को समझ में आ ही रहा है कि जो पावे अति उच्च पद, जो उच्च पद को प्राप्त करता है, ताको पतन निदान, वहाँ का हमेशा क्या होता है, उसका पतन, उसका निदान कैसे होता है, निदान पतन से होता है। जो जैसे हमारे यहाँ पे सूर्य के लिए उदाहरण किया गया, भानु के लिए कहा गया है कि वो मध्याह्न में तपता है और अंत में क्या होता है, उसका अस्त होता है, रात्रि के समय अस्त होकर ही उसका क्या होता है, पतन होता है। तो ये निश्चित है कि एक बार आपको क्या करना, श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं और बाद में आपको क्या होना है, क्षीणता को प्राप्त होना है। तो उसको आपको क्या क्या प्राकृतिक उदाहरण के माध्यम से, प्राकृतिक उदाहरण के माध्यम से उसको स्पष्ट किया गया है। ये आप लोगों के कुछ अलंकार हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं, पाठ्यपुस्तक जो आप लोगों की व्याकरण की है उसमें दिए हुए हैं। ये तो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब मैं बात करूँगी आपसे एक नए टॉपिक की, जो है पारिभाषिक शब्दावलियाँ। बहुत आसान सा है, मैंने काफ़ी बार इसका मैसेज छोड़ के बात नहीं कर पाई, पर मैं आज आपके साथ बात कर लेती हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और पूरा भी हो जाने वाला है आज की क्लास में, तो बेटर है कि हम लोग इसके बारे में बात कर लें आज। पारिभाषिक शब्दावलियाँ, पारिभाषिक शब्दावली।
आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट की, हर विषय का ये प्रकृति होती है हर विषय की, कि उसमें कुछ न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वहाँ पर विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं। या फिर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हिंदी की बात करते हैं, और हमारी हिंदी जो ऑफिशियल हिंदी है, उस ऑफिशियल हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप लोगों के वही शब्द काम में लिए जाते हैं। आप अगर प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, आप औपचारिक जितने भी पत्र लिख रहे हैं, शिकायती पत्र लिख रहे हैं, निविदा पत्र लिख रहे हैं, उनमें आप उसी सदी हुई व्याकरण का पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो मानक हिंदी में दिया गया है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द हैं आपके हिंदी में तो विशेष रूप से वही प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा ये बातें कि अंग्रेजी में एक ही शब्द के बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं, बहुत सारे ऐसे अर्थ होते हैं, पर वो समानार्थी शब्द ना होकर हिंदी में उसका जैसे का तैसा अर्थ ही हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसी को कहते हैं। जिसको परिभाषित कर दिया गया है उसकी परिभाषा को फिर बदला नहीं जा सकता है। अन्य व्यक्ति अपने हिसाब से परिभाषित करता है, पर एक व्यक्ति ने जो परिभाषा प्रेषित कर दी वो परिभाषा सर्वमान्य होती है। ठीक उसी प्रकार हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑफिशियल हमारे यहाँ पे हिंदी के विशेषज्ञ लोगों ने प्रेषित कर दिए, तो वो शब्दों के अर्थ वो के वही रहते हैं। अब ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे कि ऐसे पारिभाषिक शब्द कौन से हैं जो इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। आपके जो व्याकरण है आपकी हिंदी, इसमें उसमें ही दिए हुए हैं बहुत सारे शब्द, मतलब आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से कुछ शब्द दिए हुए हैं। उसके पहले मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि सरकारी कामकाज और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक शब्द ऐसे प्रचलित हैं जिनके हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण में विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो, जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सकें। भारत सरकार के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो अंग्रेजी से हिंदी के क्रम में हैं। आप लोगों के, हम लोग इस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो है आप लोगों का भारत सरकार का वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। इस आयोग ने बहुत सारे शब्द दिए हैं और वो शब्द जो हैं वो ऐसे के ऐसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एबिलिटी है, योग्यता है, एबनॉर्मल असामान्य, एबोलिशन उन्मूलन या समाप्ति, एब्रेज आपका संक्षेप करना, एब्सेंस अनुपस्थिति, एब्सेंटीज ट्रीटमेंट अनुपस्थिति पत्रक, एब्स्ट्रैक्ट सार, एब्सू दुरुपयोग, एकेडमिक शैक्षणिक या अकादमिक, एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद, एकेडमिक ईयर शैक्षणिक वर्ष, एक्नॉलेजमेंट ये है आपका प्राप्ति रसीद या पावती पर्ची, एक्योर अवाप्त करना, एक्शन कार्यवाही, एक्टिंग कार्यकारी, एक्टिविटीज कार्यकलाप या गतिविधि, एडिशनल अतिरिक्त, एडहॉक तदर्थ, एडजॉर्न स्थगित करना, एडजस्टमेंट समायोजन, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एब्डोरमेंट परित्याग या कमी, ऑब्जर्वेशन संक्षेपण या संक्षेप। ये आप लोगों के कुछ ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो ए शब्द से हैं, और लास्टली है एज यूजुअल जिसको नित्यवत कह रहे हैं। ये शब्द जो हैं वो आप लोग अपने व्याकरण की बुक में देखेंगे, और लगभग आप लोगों के ये जो शब्द आ रहे होते हैं एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा होता है वो इसी बुक से है। बी शब्द से कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे बैकवर्ड क्लासेज पिछड़ा वर्ग, बैड कंडक्ट दुराचार, बैलेंस शीट तुलन पत्र, बेसिक पे मूल वेतन, बेंच लो, न्यायपीठ, बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथ सूची, बायलैटरल द्विपक्षीय, बिल विधेयक, ब्लैकलिस्ट काली सूची, ब्लूप्रिंट रूपरेखा,
बोर्ड, मंडल परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज पाठ्यक्रम समिति, बोर्ड, बंद पत्र, बॉडी निकाय, और है ब्रीफ संक्षिप्त, ब्रेवे घूस या रिश्वत। सी शब्द से भी कुछ शब्द दिए हुए हैं। कैबिनेट जैसे मंत्रिमंडल है, जैसे आपका दिया है कैंप है, कैडर है, जो कैडर आपका संवर्ग हो गया, कैंप शिविर हो गया, कैंसिल निरस्त हो गया, कैंडिडेट उम्मीदवार हो गया, कैपिटल पूंजी हो गई, केस प्रकरण मामला या विषय, और अगला जो कैश है वो है नकद से, फिर है कैंसुलेशन लीव आकस्मिक अवकाश, सेंसस जनगणना, कोलाबरेशन सहयोग, कोलम स्तंभ, कमीशन आयोग, कमेटी समिति, ऐसे बहुत सारे शब्द इसमें भी दिए हुए हैं। डी शब्द से भी दिए हुए हैं, जैसे आप लोगों का डेली अलाउंसेस दैनिक भत्ता, डार्कनेस अलाउंसेस है वो आप लोगों का डेयरनेस अलाउंसेस है वो आपका महंगाई भत्ता, डीड है आप लोगों का प्रतिनिधि, डिपार्ट है आप लोगों का प्रस्थान, डिसमिस आप लोगों का बर्खास्त या निरस्त, डिक्शनरी डायरेक्शन जो दिया है वो निर्देशिका दिया हुआ है, डिवीजन विभाजन, डिस्पोजल निष्पादन, ड्यूटी कार्य, ड्यूरेशन अवधि या कालावधि, ऐसे कुछ शब्द डी वर्ड से दिए हुए हैं। ई शब्द से दिया हुआ है ईयर मार्क चिन्हित करना, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, एजुकेशनल शैक्षणिक, एफिशिएंसी दक्षता, ऐसे ही इलेक्टोरल निर्वाचक सूची, एम्प्लॉय कर्मचारी, इवेल्युएशन मूल्यांकन, एग्जीक्यूटिव आप लोगों का है अनन्य एकांतिक, ऐसे कुछ ई वर्ड से दिए हैं। एफ वर्ड से भी दिए हुए कुछ शब्द, से फेयर कॉपी स्वच्छ प्रति, ऐसे दिया है आपका फिक्शन राजस्व संबंधी है ये, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी बारंबारता है, ऐसे ही फर्दर एक्शन है अगली कार्यवाही, फंडामेंटल मूलभूत या आधार, कुछ शब्द ऐसे भी दिए हुए हैं। फीट नोट दिया है, पाद टिप्पणी दी हुई है, ये शब्द एफ वर्ड से दिए हुए हैं। जी वर्ड से दिया है, जैसे आपका गजट दिया है जिसको राजपत्र कहते हैं, ग्लोसरी दिया है शब्द संग्रह है, ग्रांट दिया है जो अनुदान है, ग्रोस जिसका मतलब शकल या कुल है, और गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति या जमानत है। ऐसे ही एच वर्ड से कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हस्तकला है आप लोगों का, हैंडीकैप दिया हुआ है वो विकलांग है, और हैंडीक्राफ्ट दिया हुआ हस्तकला दिया है। हेड का मतलब होता है प्रधान या शीर्ष, हेड ऑफ ऑफिस दिया हुआ है कार्यालयाध्यक्ष, अध्यक्ष दिया हुआ है। हेरिटेज है वो आपका धरोहर पैतृक संपत्ति है। होस्ट करना मतलब होता है आतिथ्य या पारितोष है। हाउस रेंट का मतलब होता है मकान किराया, हाउस रेंट का मतलब होता है मकान या किराया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। ऐसे कुछ शब्द आप लोगों के एच वर्ड से हैं, और आई वर्ड से भी कुछ है, जैसे आइडेंटिटी यानी परिचय या पहचान। ऐसे इंटरव्यू दिया हुआ है आपका, साक्षरता ऐसे ही इंचार्ज दिया है प्रभारी, इनिशिएटिव दिया है आप लोगों का प्रोत्साहन, इम्पोज दिया हुआ है आपका अधिरोपित। ऐसे आई वर्ड से कुछ शब्द दिए हुए। जे वर्ड से दिया जैसे जॉब यानी कार्य या नौकरी। ज्वाइन का मतलब होता है कार्य ग्रहण। आपका ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ और जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। जनरल का मतलब होता है दैनिक या पत्रिका। के वर्ड से दिया हुआ है की यानी आधारभूत मूल या कुंजी। की होता है कीबोर्ड होता है आपका कुंजी पटल। की मैप होता है मूल नक्शा और नॉलेज होता है ज्ञान। एल वर्ड से भी कुछ वर्ड दिए हुए हैं जैसे लेआउट का मतलब खाका हो गया, लीगल यानी वैध हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये वर्ड तो हम लोगों को आ ही रहे होते हैं, कई बार ऐसे
टिपिकल वर्ड होते हैं जिसके आप लोगों को पारिभाषिक अर्थ नहीं आ रहे होते हैं, और ज़्यादातर आप ही लोग गलत करके आ रहे होते हैं। कई बार उनका हिंदी दिया होता है, आपको इंग्लिश टर्म पूछ रहा होता है, और कई बार इंग्लिश टर्म दिया होता है, आपको हिंदी टर्म पूछ रहा होता है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लगभग 100-200 अराउंड वर्ड दिए हुए हैं, आप लोग उन वर्ड्स को एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के ए अल्फ़ाबेट से शुरू होकर यू तक के वर्ड दिए हुए हैं, और आप इनके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी पासबुक से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं। जितने वर्ड इसमें दिए हुए आप उतने देख लीजिएगा, आपको इसमें से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे इजी वे में। तो जितना स्मार्ट स्टडी आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। 2 वर्ड का मैटर आप लोगों का 2 मार्क्स का मैटर आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी अब आप लोगों के ग्रामर में एक टॉपिक और बच रहा है जिस पे हमें बात करनी है। यहाँ पर मैंने अलंकार वाले टॉपिक को कंप्लीट करवाया और पारिभाषिक शब्दावली। हम लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार का वैज्ञानिक और तकनीकी जो आयोग है उसने बहुत सारे पारिभाषिक शब्दों को दिया है, और वो पारिभाषिक शब्द आपसे एग्जामिनर इंग्लिश टर्म दे देगा और हिंदी पूछ लेगा, या फिर हिंदी टर्म दे देगा और इंग्लिश पूछ लेगा। वर्ड कुछ भी दीजिए, आपकी ग्रामर में जितने वर्ड दिए हैं आप उनको अगर रैपिडली आप उनको रिपीट करते हैं तो आई थिंक आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लास्ट बार के स्टूडेंट्स सब गलत करके आ गए, मतलब एक आध एक्सेप्शनल हर जगह होते हैं, उन लोगों के सही हुए, बाकी ने गलत कर दिया। जबकि क्वेश्चन जो पूछे थे, टर्म जो पूछे थे, वो आप लोगों की इसी व्याकरण की बुक से पूछे थे, और उन लोगों ने पासबुक से काफ़ी सारे टर्म्स रटे। देखिए, इतना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ आपकी जो ग्रामर की बुक है उसके जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी हैं आप उन पे काम करिए, आपको 100% बेनिफिट होगा। अब अगले टॉपिक पे मैं आऊँ, अब आज के 2 टॉपिक इस पे कंप्लीट हो गए हैं, और अगले टॉपिक पे मैं आप लोगों से आती हूँ। तो इसमें लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है वो बच रहा है आप लोगों का पत्र एवं कार्यालय लेखन, और उसके अलावा पल्लवन संक्षेपण और एक निबंध का क्वेश्चन था, वो मैं आपसे करवा चुकी हूँ पहले से। इसमें कुछ पत्र दिए हुए हैं आप लोगों के, जैसे कार्यालय पत्र है आप लोगों का, शिकायती पत्र है, ये है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 पत्रों की बात कर रही हूँ, बाकी सारे पत्रों पर मैं आप लोगों से बात करूँ, लेकिन आप लोगों के लिए जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैं सिर्फ आप लोगों को पत्र लेखन की एक सामान्य सी जानकारी दूंगी। एग्जामिनर देखिए कभी भी आपके मैटर को वॉच नहीं करेगा, वो हमेशा आप लोगों से क्या करवाएगा, आपसे एग्जामिनर में मैटर ऑलरेडी गिवन होता है कि आप अपने आप को इस जगह का निवासी मानते हुए या ये व्यक्ति मानते हुए आप फला डिपार्टमेंट को पत्र लिखिए। जो भी समस्या रिलेटेड आप लोगों को बता देंगे कि इस समस्या से संबंधित आपको एक कार्यालय अर्ध सरकारी या सरकारी पत्र लिखना है। तो मैटर तो दिया हुआ है, मैटर क्या करना है आपको प्रिपेयर, वहाँ मैटर प्रिपेयर करने का क्वेश्चन नहीं है, वहाँ इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के बुक में ऑलरेडी मेंशन है ये वाली बात कि आप लोगों का जो प्रारूप है उस प्रारूप पर ही आप लोगों को नंबर मिल रहे होते हैं। मतलब जो भी आपसे सरकारी या अर्ध सरकारी पत्र पूछा गया है आपको उसके प्रारूप में किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपने जिस तरीके से प्रारूप दिया हुआ है अगर वैसा का वैसा प्रारूप अगर आपने लिख दिया, कोमा पूर्ण विराम का ध्यान रखा, दिनांक का ध्यान रखा और आप लोगों को सूचित कर रहा है, अगले जिस व्यक्ति को प्रेषित कर रहे हैं प्रेषक प्रेषित की आपने सही लिखा है, विषय आपने सही लिखा है, तो आपको 100% फुल मार्क्स मिलेंगे। एक नंबर नहीं कर सकता क्योंकि आप लोगों का टेक्निकली दिया हुआ है कि आपको प्रारूप के फॉर्मेट में लिखना है। आपने फॉर्मेट को फॉलो कर लिया, एटलीस्ट आपको एग्जामिनर को मार्क्स देना पड़ेगा, काटने का तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे होते हैं उसमें कई बार आपने कोमा नहीं लगाया, कई बार पूर्ण विराम नहीं लगाए, कई बार अल्प विराम आपने नहीं लगाया, कई बार प्रेषक प्रेषित में आप लोगों ने उल्टा सुल्टा कर दिया। ऐसी स्थिति में नंबर एग्जामिनर काट रहा होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रारूप पर फोकस करना है, आपको 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। 5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे होते हैं उसमें आप लोग छोटी छोटी सी गलतियां करके मार्क्स कटवाते हैं। उससे बेटर है कि आप लोग छोटी छोटी सी गलतियों को मिनिमाइज करें, ना करें। सबसे पहले मैं सिर्फ एक पत्र के बारे में जानकारी देना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि पत्र आप लोग लिखते आ रहे हैं ये सब है, पर ध्यान किन किन बातों का रखना ज़रूरी है। पत्र ज़रूरी क्यों है, क्यों लिखना ज़रूरी है आज के समय में, जबकि ऐसा
इंटरनेट का ज़माना आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, फिर भी आज भी एक विभाग दूसरे विभाग को पत्र अवश्य लिखता है। आज भी आप लोग कहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ प्रार्थना पत्र लिख रहे होते हैं। कई बार आप लोग जो है वो निविदा आपने अखबार में देखी होगी, कई बार वो छापी जाती है, कई बार शिकायती पत्र भेजे जाते हैं विभागों को। तो आज भी इसका महत्व बना हुआ है और इसलिए ज़रूरी है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी पत्र किस शैली में और किस प्रारूप में लिखा जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत अनुभवों और विचारों को दूसरे तक प्रेषित करता है। भाव और विचारों के संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का सहारा आदि काल में मनुष्य ढोल बजाकर, चिल्लाकर, आग जलाकर अपना संदेश अपने मित्रों और परिचितों तक पहुंचाता था। आज का युग सूचना क्रांति का युग है और संदेश संप्रेषण के कई साधन आज हमारे पास उपलब्ध हैं। इन अत्याधुनिक साधनों को अपनाते हुए भी पत्र का महत्व है। दैनिक कार्य व्यवहार के संपादन करते समय मनुष्य कई प्रकार के पत्र लिखता है। कई बार वह अपने स्वजनों को बधाई व शुभकामना प्रेषण के लिए पत्र लिखता है, तो कई बार रोजगार के लिए आवेदन पर भी पत्र लिखता है। कभी किसी कार्य के न हो पाने पर शिकायती पत्र, सरकारी कामकाजों के संपादन के लिए भी कर्मचारी को नित्य प्रति कई प्रकार के पत्र लिखने होते हैं। इसी कारण संदेश प्रेषण के कितने ही अत्याधुनिक विकल्प उपस्थित होने के बावजूद पत्र लेखन का आज भी अपना महत्व है। लेकिन वास्तव में पत्र भी एक कला है, लेखन भी एक कला है और वो कैसे लिखा जाए इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि जो पत्र हैं उसमें पत्र लेखन, और पत्र लेखन में आपके यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी हैं जो ज़रूरी है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कि पत्र लिखते कैसे हैं। सबसे पहले ज़रूरी है उसमें सरलता होनी चाहिए। आप क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे पहले मैं बात करूं सरलता। एक अच्छे पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए जिससे कि प्राप्तकर्ता को संदेश सरलता से प्रेषित हो सके। पत्र में अनावश्यक कठिन शब्दों एवं दुरूह अलंकृत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो दूसरा है इसमें स्पष्टता होनी चाहिए, यानी आप लोग जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात आसानी से समझ में आ जाए, उसके द्विपक्ष अर्थ ना निकले, उसका भिन्न अर्थ ना निकले। एक अच्छे पत्र का प्रमुख गुण होता है कि उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और लिखावट कैसी होनी चाहिए कि प्राप्तकर्ता आपके संदेश को स्पष्ट रूप में ग्रहण कर सके, कि जो आप कहना चाहते हैं उसको वो उसी रूप में समझे, उसका अन्य अर्थ ना समझे, तो ही आपका पत्र कैसा होगा, प्रासंगिक होगा। अतः पत्र कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। संक्षिप्तता मतलब ऐसा नहीं है कि आप लंबी चौड़ी भाषा लिख रहे हैं। पत्र कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह पाना, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है कि आप लोगों के 6-7 पेज के पत्र को कोई पढ़ने बैठेगा। 4-6 लाइन में आप जो बात कह रहे हैं वो स्पष्ट होने चाहिए। अगला है उसमें आप लोगों का कि पत्र होना चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब आप लोग जो पत्र लिख रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेंटेंस आपने ऊपर कुछ कहा और फिर उसके अगले पर आप कुछ और कहने लगे। मतलब आपकी जो है वो निरंतरता बनी रहनी चाहिए, क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो उपयुक्त व्यक्ति तक, प्रेषक व्यक्ति को आसानी से आपकी बात समझ में आ जाए, उसके आपस में क्या होना चाहिए, सह संबंध होना चाहिए। और अगली है वो है आप लोगों की संपूर्णता, अर्थात जो कुछ आप लोग लिख रहे हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं होना चाहिए कि वो बात पूर्ण नहीं है, अधूरापन है कहीं पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी बात लिख रहे हैं उसमें वो पूरी होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता के साथ साथ उसमें पूर्णता का आभास भी जरूरी है। और अगला है आप लोगों की प्रभावशीलता, मतलब आप जो लिख रहे हैं पत्र वो कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, अगले व्यक्ति पर उसका प्रभाव होना चाहिए। अगर वो प्रभावी नहीं होगा तो आपका पत्र कैसा होगा, आपका पत्र प्रासंगिक नहीं होगा। इसलिए वो कहना कैसा होना चाहिए, उसमें प्रभावशीलता होनी चाहिए। और अगला है आप लोगों का
कि बाह्य सज्जा मतलब कागज की किस्म अच्छी होनी चाहिए, लेखावट सुंदर होनी चाहिए, वर्तनी में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, तिथि अभिवादन अनुच्छेद का उचित प्रयोग जरूरी है। तो बाह्य सज्जा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर बाह्य सज्जा सही नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, आपका पत्र है वो प्रासंगिक नहीं बन पाएगा। इसलिए अति आवश्यक है कि आपके पत्र में बाह्य सज्जा होना जरूरी है। पत्रों के प्रकार की बात करती हूँ तो 4 प्रकार के पत्र हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र, दूसरा होता है कार्यालय या राजकीय पत्र, तीसरा है व्यावसायिक पत्र और लास्ट है आपका अन्य विविध पत्र, जैसे आपका प्रार्थना पत्र होते हैं, आवेदन पत्र होते हैं, ये सब। अब आप लोग जो पत्र लिख रहे हो उसको कैसे लिखें, ज़्यादातर आप लोगों से राजकीय या कार्यालय और व्यावसायिक पत्र एग्जामिनर लिखवा रहा होता है। इसके फॉर्मेट पे मैं अगली क्लास में चर्चा करूंगी कि आप लोग किन बातों का ध्यान रखेंगे। जब ये तो विशेषता मैंने बता दी कि इन बातों का ध्यान तो आप रखेंगी, लेकिन फॉर्मेट कैसा होगा, ढांचा कैसा होगा, खाका कैसा होगा किसी भी पत्र को लिखने के लिए, उस पर चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगी। आज मैंने अलंकारों पे चर्चा की और पारिभाषिक शब्दावली पे। आप अपनी जो व्याकरण की बुक है उसमें पारिभाषिक शब्दावली की एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ शब्द क्या लगभग आपको शब्द ऐसे लगेंगे कि आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो ऐसे शब्दों को एक बार में आप लोग ये सोचें कि कल एग्जाम में और आज देख लेंगे और आपको याद हो जाएगा। देखिए समय बहुत कम रह गया है, अब अक्टूबर मंथ जो है वो हाफ हो चुका है कंप्लीट और आपके पास बहुत कम टाइम रह गया। तो आप लोग टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। जब भी आप लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल कर आर्ट्स वाले आर्ट्स के सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ के बोर हो गए, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो गए, तो बाकी जो टाइम बच जाए उस टाइम में आप लोग हिंदी को पढ़ लीजिए। उसमें आप लोगों का एक सब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। आप लोग ये सोचेंगे कि हिंदी तो ऐसे ही है, तैयार हो जाएगा। भाई बराबर मार्क्स का पेपर है, चाहे आप केमिस्ट्री को देख लो और चाहे हिंदी को देख लो, बात तो वही है। बस ये जरूरी है कि इसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है तो आप कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दें, टाइम जरूर दीजिए, चाहे हाफ एन आवर दे दो पर डे, या आप लोग ये मान लीजिए कि अगर आपके पास 20-25 मिनट होते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप उतना टाइम दे दीजिए, पर आप लोग टाइम उसमें कंटिन्यूटी में दीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिए पर नहीं दिया क्योंकि बीच में एक ही डे तो क्लास हो रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जब भी टाइम मिल गया, क्योंकि इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे निबंधों पे मैंने बात कर ली आप लोगों की, और जब आप इतने सारे निबंधों को पढ़ते हैं तभी आप लोगों के वोकेबलरी आती है दिमाग में, आप लोग बहुत बेटर अप्रोप्रिएट शब्दों को काम में ले पाते हैं। और जब आप अच्छे शब्दावली काम में ले रहे थे तो एग्जामिनर इंप्रेशन बहुत अच्छा आता है, पर एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता है। आप अगर भूचाल की भाषा का इस्तेमाल वहाँ पे कर रहे होते हैं तो नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं। तो भाषा बहुत सटीक और सदी हुई भाषा होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग स्कूलिंग क्लास के अंतिम वर्ष में हैं, मतलब आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर 12वीं क्लास का स्टूडेंट स्टैंडर्ड भाषा का को काम में नहीं लेगा तो आप समझते ये नंबर कैसे आएंगे। तो एग्जामिनर भी उम्मीद कर रहा होता है, लेक्चरर्स होते हैं वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि आप एक बेस्ट भाषा को काम में लेंगे, और जब अच्छी भाषा काम में लेंगे तो नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए आप वोकेबलरी साउंड हो सके तो उससे रिलेटेड जितनी भी मैटर आपको मिल रहा है वो जरूर देखिए। मैटर इन द सेंस कि आप लोग एक निबंध देखिए और आपने यूज कि मैं कर लूँगा, नहीं, अगर आपको 50-60 निबंध देते तो सबको पढ़िए, इससे आपके माइंड में शब्दावली आएगी, आपके टेक्निकल वर्ड्स आएंगे। ऐसे ही मैंने आप लोगों को भी तकनीकी शब्दावली दी है तो वो सारे पढ़ने हैं आपको, ऐसा नहीं 1-2 की रीडिंग ला के आपने छोड़ दी सब, क्योंकि एग्जाम में तो कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि आपने पढ़े वही आएंगे। तो आप लोगों को ढंग से पढ़ाई करनी है, सिंसियरली होकर आपको लग जाना, तभी आप लोगों को एक्चुअल बेनिफिट होगा। आज की क्लास में इतने हैं और अगली क्लास में हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे बात करूंगी, मैं ढांचे पे बात करूंगी कि आप लोग जो पत्र लिख रहे हैं, कार्यालय पत्र लिख रहे हैं या आप लोग जो व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं वो कैसे लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखना है और कैसे लिखना है, इसमें बात मैं अगली क्लास में